Epic News Network, after covering 3 states, Assam, Leh Ladakh, and Uttarakhand, they are here to conduct a Sustainable Energy Conclave, that is 4th edition of Sustainable Energy Conclave. Now starting with the session, would like to request our industry expert, Faisal Masood, General Manager, Schneider Electric India, to express his views on sustainable energy. Let us welcome him with a huge round of applause. Good afternoon, everyone, and thank you, ma'am. So, first of all, I would like to welcome our esteemed guest, Mr. Raghuraj Madhav, IAS, Managing Director, MP Power Management Company Limited, from Government of Madhya Pradesh. Mr. Abhishek Martan, GM IT Madhya Pradesh, Kshetri Vidyut Vitran Company Limited. Mr. Sanjay Bhagwatkar, Chief General Manager from Madhya Pradesh Purv Kshetri Vidyut Vitran Company Limited, and Mr. Anurag Shukla, Additional General Manager, BHEL Bhopal, and all esteemed guests who are present today in this session. I am Faisal Masood. I head Business Development for Power Systems in India. So today we are going to discuss, as the session calls for, Sustainable Energy Conclave. Sustainability is something which is, nowadays very widely talked about. और ज़रूरी इसलिए है कि बिकॉज सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा पॉइंट ऑफ फोकस है जो हमें आने वाले भविष्य, जो हम आज जिस वर्तमान में जो जी रहे हैं और जो भविष्य हम अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं, हम एक कैसा भविष्य छोड़ के जाना चाहते हैं, हम उनको एक ऐसा माहौल छोड़ के जाना चाहते हैं जहाँ पे वो पछताएंगे और बोलेंगे कि हमारे पहले वाली जनरेशन्स ने हमारे लिए क्या किया। आज एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिनेरियो हमारे लिए बना दिया जहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमको पता है कि अगर हमने उसके लिए कोई काम नहीं किया तो बहुत परेशानियाँ होने वाली हैं। जैसा कि यहाँ हम सब जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन से अपना वास्ता रखते हैं। सो आज का हमारा सेशन इसी के रिगार्डिंग इवॉल्व करेगा। उससे पहले जस्ट एक श्नाइडर इलेक्ट्रिक के बारे में एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन। हम एक ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी है, फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है, जिनका इंडिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। अगर हम अपने इंस्टॉलेशन बेस या अपनी प्रेजेंस की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे मोर देन 38,000 एम्प्लॉयज़ के स्ट्रेंथ के साथ श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस यूनिट है, श्नाइडर इलेक्ट्रिक ग्लोबल का। हिंदुस्तान में हमारी 30 फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे जो भी हम सामान बनाते हैं उसका 70% हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे हम सरकार का जो हमारा विजन है मेक इन इंडिया, उसको काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ श्नाइडर के 4 R&D सेंटर में से सबसे बड़ा R&D सेंटर हमारा हिंदुस्तान में है, बैंगलोर में, जहाँ पे हम बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़, आने वाले समय के जो भी चैलेंजेस हैं उनके ऊपर काम करते हैं और नई टेक्नोलॉजीज़ को लेके आते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे सेल्स प्रेजेंस की बात करते हैं, 500 से ज़्यादा शहरों में हमारा प्रेजेंस है, जहाँ पे हम डिफरेंट अपने सोल्यूशंस को अपने कस्टमर्स के लिए मुहैया कराते हैं। अब बात करते हैं आने वाला समय हमारा क्या होने वाला है। अगर हम देख रहे हैं जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अगर हम एवरेज इंडिया का पावर डिमांड की हम बात करते हैं, वो 7.2% की दर से हर साल बढ़ता जा रहा है, जो कि एक रियलिटी है जिसको हम नकार नहीं सकते। और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमको और ट्रांसमिशन जनरेशन नेटवर्क हमको इस डिमांड जो ईयर ऑन ईयर जो बढ़ता जा रहा है उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। अगर हम देखें ओवरऑल जो इंक्रीज हो रहा है, जिस रेट से पावर इंक्रीज हो रहा है, ये अभी का 7.2% है, बट ये अनुमान है कि 2040 तक ये जो हमारा आज का जो प्रेजेंट पावर डिमांड है ये 2 गुना हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें डिजिटल होती जाएंगी, जहाँ पे हम लोग पहले आज से 20 साल 15 साल पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज यूज़ करते थे, आज हम इलेक्ट्रॉनिक रिलेज यूज़ करते हैं। पहले हमारी टीवियाँ CRT ट्यूब वाली होती थी, आज हमारी टीवियाँ LED ट्यूब वाली हैं। पहले हमारे घरों में लाइटें जो थे वो इनकैंडेसेंट बल्ब होते थे, आज हम LED बल्ब यूज़ करते हैं। चीज़ें धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ता जाएगा, डिजिटल होती जाएंगी और 2040 तक का अनुमान है कि ये सारी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे डिजिटल चीज़ें। और इन सब चीज़ों की वजह से
आपका कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ता जाएगा, यानी आप कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एनवायरनमेंट में डालेंगे, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और अन्य प्रकार की दिक्कतें आएंगी। और साथ ही साथ जो हमारा पावर जनरेशन है वो आज सेंट्रलाइज पावर जनरेशन से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके डिसेंट्रलाइज पावर जनरेशन आ जाएगा। कन्वेंशनली हम देखते हैं हमारे पास थर्मल पावर जनरेशन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है, फिर धीरे धीरे हम जब रिन्यूएबल आने लगा तो हमने सोलर के ऊपर भी काम किया, विंड के ऊपर भी काम किया। अब धीरे धीरे रूफटॉप सोलर में भी क्या हुआ, जो आपका कंज्यूमर है वो किसी समय में वो आपका प्रोड्यूसर भी बन जाता है। सिमिलरली आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। व्हीकल टू ग्रिड का पहला पायलट इंडिया में ऑलरेडी चल रहा है, जहां पे एक समय ये आएगा कि जो हमारी कार, जो इलेक्ट्रिक कार है, वो भी ग्रिड को पावर एक्सपोर्ट करेंगे। इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे चैलेंज आएंगे जहां पे पावर जनरेशन डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। और इन सब सिनेरियो की वजह से जो चैलेंज आने वाले हैं वो है कुछ जो यहाँ पे मेंशन्ड है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमें वाकई में सोचना पड़ेगा और इस प्रॉब्लम्स को अभी से एड्रेस करने की तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहला है DER इंटीग्रेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स। जो बहुत ढेर सारे एनर्जी रिसोर्स हैं उनको कैसे एक जगह पे, जब वो तो पावर जनरेट करके पुश कर देगा ग्रिड के अंदर, लेकिन मैनेज करना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जिम्मेदारी है, ट्रांसमिशन कंपनी की जिम्मेदारी, और साथ ही साथ जनरेशन कंपनी को भी देखना है कि डिमांड और रिस्पॉन्स को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये एक जो सबसे बड़ा चैलेंज। साथ ही साथ रेवेन्यू मॉडल चेंज हो रहे हैं। पहले हम किलोवाट के हिसाब से बिलिंग करते थे, अभी केवीए बेस्ड बिलिंग होने लगी। धीरे धीरे पावर क्वालिटी के ऊपर भी हम एम्फेसाइज करेंगे, बिकॉज हार्मोनिक्स या पावर क्वालिटी डिटोरिएशन बहुत सिग्निफिकेंट हो रहा है, जिसके ऊपर हमें रेवेन्यू मॉडल भी चेंज करने पड़ेंगे। देन पीक टाइम, अभी पीक आवर्स, नॉन पीक आवर्स की बिलिंग हम कर रहे हैं। मे बी आगे चल के हम कोई डिफरेंट टाइप्स के टीयर्स में बिलिंग करेंगे। नेटवर्क लॉसेज अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत सरकार ने काफी सारे प्रोग्राम इसके लिए किए, IPDS किया, RAP-DRP, देन अभी हम करेंटली बात करते हैं तो RDSS में पूरा होल ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपने देश का जो AT&C लॉसेज है उसको हम ऑप्टिमाइज करें। फिर ग्रिड को हमें इम्यून बनाना पड़ेगा, ग्रिड को इतना इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा कि जो फॉल्ट है वो जहां पे सेंस होता है वो ऑटोमेटिकली ग्रिड सेंस करे, फॉल्टी एरिया को लोकलाइज करके आइसोलेट करे और ग्रिड को रीस्टोर करे। उसके बाद धीरे धीरे हम पूरी ग्रिड को डिजिटाइज जब करेंगे तो हमें पूरा डिजिटल मैनेजमेंट चाहिए, पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आज के समय में मिनिस्ट्री ऑफ पावर है एंड CEA है, ये सारे लोग अब दे आर थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग एंटरप्राइज ग्रिड, कि एक एंटरप्राइज ग्रिड बन जाए जहां पे सब लोग सीमलेसली कनेक्ट हो और इजीली पावर एक्सचेंज करें। अभी स्टेट टू स्टेट बहुत सारी चीजें डिफरेंस हैं, वो कैसे सारा यूनिफाई करें पूरा सिस्टम। ये सारी चीजें करने के लिए जो हमारे पास टूल है वो है डिजिटल बनाना चीजों को। क्योंकि जब तक डिजिटल बनाना, क्यों जरूरी है डिजिटल बनाना? बिकॉज जब तक कोई भी डिवाइस है, कोई भी मशीन है, कोई भी ब्रेकर है या ट्रांसफॉर्मर है या पैनल है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर बात नहीं करेगा तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे हमें क्या करना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन पहले हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर हमारा एक कंट्रोल या ऑटोमेशन का एक प्लेटफॉर्म होगा जो सिनेरियोज को असेस करेगा, फिर मिटिगेशन एक्टिविटी क्या करना है वो करेगा। उसके लिए हमें चीजों को डिजिटाइज करना है। जैसे ही हमने चीजों को डिजिटाइज करेंगे तो एक और नया रिस्क आ जाता है, साइबर अटैक। एंड ये साइबर अटैक एक रियलिटी है। इंडिया की कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन कंपनी जिन्होंने ये साइबर अटैक फेस किया है और उनको ये पता है कि एक पोटेंशियल हैजार्ड है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेशन भी लेके आने वाली है और साथ ही साथ कुछ नोटिफिकेशंस हैं, उनमें से एक हम आपके साथ शेयर भी करेंगे अभी। फिर जो न्यू टाइप के हमारे कस्टमर बन रहे हैं, जो हमारा कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर बन जा रहा है, उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे? क्योंकि अगर हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा जनरेशन कितना है और हमारा डिमांड कितना होने वाला है, जो डिमांड रिस्पॉन्स का जो बैलेंस है ना, अगर वो हम नहीं मैनेज कर पाएंगे तो हमारी ग्रिड अनस्टेबल होगी, उससे बहुत सारे आपके इंटरमिशंस होंगे। ओवरऑल अगर हम स्नाइडर की बात करते हैं तो हम किस डोमेन में काम करते हैं? हम बिल्डिंग्स डोमेन में काम करते हैं, जहां पे हम बिल्डिंग मैनेजमेंट से CCTV, फायर अलार्म, ये सारे सोल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं। IT स्पेस में हम UPS देते हैं। डेटा सेंटर का जितना भी आपका रैक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं वो हम देते हैं। इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस ऑटोमेशन हम करते हैं, जहां पे आपका फॉर एग्जांपल आपका पावर प्लांट है, उसका पूरा पावर प्लांट का SCADA DCS वो हम देते हैं। सिमिलरली डिस्क्रीट ऑटोमेशन भी हम करते हैं, छोटी छोटी मशीनों का भी ऑटोमेशन करते हैं।
लो वोल्टेज के अंदर हम लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पैनल्स देते हैं, आपका पावर क्वालिटी इक्विपमेंट्स देते हैं, बस ट्रंकिंग सिस्टम्स देते हैं, और फिर आपका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन तक घर में जो आप स्विच सॉकेट तक यूज करते हैं वो हम देते हैं। मीडियम वोल्टेज की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो 33 केवी और डाउन द लाइन वोल्टेजेस के लिए हम बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के स्विच गियर्स देते हैं और ट्रांसफार्मर्स वगैरह देते हैं। रिन्यूएबल स्पेस में हमारे पास रिन्यूएबल फार्म मैनेजमेंट है, बेसिकली रिन्यूएबल से रिलेटेड जितने भी ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे पास हैं। एनालिटिक्स में सॉफ्टवेयर वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंपनीज इन द वर्ल्ड है, जहाँ पे हम ये सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म से डेटा कैप्चर करके इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू कस्टमर्स को बहुत सारे की वैल्यू प्रोपोजिशन देते हैं। नाउ दिस इज द की टॉपिक जहां आज जिसके लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे मिले हैं। सस्टेनेबल एनर्जी, दुनिया को सस्टेनेबल बनाना है, उसके लिए हमको हमारी फैटर्निटी को क्या काम करना है, उसके फर्स्ट ऑफ ऑल आज के समय का चैलेंज क्या है। अगर हम जो भी कोई भी रेगुलेशन, अगर जो करंट पॉलिसीज हैं वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड का डेटा है ओवरऑल, जो भी करंट पॉलिसीज हैं इसके हिसाब से काम करते रहे तो हमारा एवरेज राइज, टेम्परेचर राइज जो वर्ल्ड का है वो एक्सपेक्टेड है 3.1 डिग्री सेल्सियस से 3.7 डिग्री सेल्सियस बाय 2080। दो आज के समय जो भी क्लाइमेटिक एक्शंस हमने आज जो ले रहे हैं, अगर इस पे हम काम करते रहेंगे, और इसका नतीजा ये है कि इतने पे भी हम काम करने के बावजूद अभी तक अप्रोक्सीमेटली 35 आइलैंड्स हैव ऑलरेडी ड्राउंड, 35 आइलैंड जो है ऑलरेडी डूब चुके हैं, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, क्योंकि आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी वाटर लेवल आपका राइज कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं, अगर हमने ये तो एक फैक्टर बताया। दूसरा, एब्रप्ट क्लाइमेट, कुछ भी हो सकता है क्लाइमेट में, कभी भी कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं। जहां कभी बारिश नहीं होती थी अब बारिश हो रही है, जहां गर्मी नहीं पड़ती थी वहां गर्मी पड़ रही है। तो ये बहुत सारे चेंजेस हम फेस कर रहे हैं। इसीलिए सारी दुनिया ने मिलकर एक फैसला किया कि हम 2080 तक जो हम टारगेट करते हैं वो 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है, दैट इज हम 2080 तक जो अर्थ का जो टेम्परेचर राइज है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही लिमिट करेंगे। उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। उसी इनिशिएटिव में एक इनिशिएटिव था COP26, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पंच अमृत प्रेजेंट किया था। उन्होंने 5 पॉइंट दिए, अपने प्रेजेंट किए थे कि इंडिया कहाँ पे टारगेट कर रहा है। वहाँ पे पहला पॉइंट ये था कि हमारा जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है उसमें 500 गीगावाट के करीब रिन्यूएबल रहेगा, जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड रहेगा। 50% हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट जो मीट होगा बाय 2030 वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही होगा। 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन रिडक्शन हम करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए, जहां पे क्योंकि हम इसको ग्रेटली इंपैक्ट करते हैं एज अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर। देन 45% रिडक्शन जो है हमें कार्बन अपने फुटप्रिंट की इकोनॉमी में कम करना है, और नेट जीरो हमको बनना है 2070 तक। आज के समय में अगर हम देखें, एक बहुत ही कॉमनली जो गैस हम यूज करते हैं अपने इक्विपमेंट्स में, दैट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, वो बहुत ही ज्यादा पोटेंट कार्बन फुटप्रिंट वाली गैस है। 1 किलोग्राम का SF6 जो है वो 25,200 kg कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है, और उसको एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से डिफ्यूज होने के लिए 3000 साल चाहिए। अब आप उसको अंदाजा लगाइए, आप जो एक RMU जो आप लगा रहे हैं, उस RMU के अंदर 3 वे का अगर आप RMU लगा रहे हैं, उसमें 3.5 से 4 kg के हिसाब से CO2 भरी रहती है, SF6 भरी होती है। अगर ये बुशिंग क्रैक हुई और सारी की सारी गैस रिलीज हो जाती है आपके एटमॉस्फेयर में, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 25,200, इतना ज्यादा आप ऑलरेडी कार्बन फुटप्रिंट। इसीलिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है क्योटो प्रोटोकॉल में वन ऑफ द 6 गैसेस आइडेंटिफाई किया गया जो कि कार्बन फुटप्रिंट जिसका बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, आपको ग्रीन प्रीमियम, अब धीरे धीरे हम उसके लिए क्या करना चाहिए। जो भी आप इक्विपमेंट खरीदते हैं, आप उसको ग्रीन प्रीमियम इक्विपमेंट खरीदिए जो ग्रीनर है, जिनका एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट है। तो आप कस्टमर से, या आप जब भी कोई प्रोजेक्ट अपना लेके आते हैं, वहां पे आप डिमांड करिए कि जो आपका टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है वो आपको ग्रीन प्रोडक्ट दे। ग्रीन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है वो ओपन प्लेटफॉर्म पे डिक्लेयर करेगा कि मेरा एक रिले या मेरा एक स्विच गियर बनाने में कितना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट यूज हुआ है, उसको वो डिक्लेयर करना है। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक रेगुलेशन लेके आ रही है जहां पे उनको ये हर ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट कितना है। सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑलरेडी एक गाइडलाइन आई हुई थी, CEA ने जिसको नोटिफाई भी किया हुआ था, जहां पे उन्होंने बोला है कि लेवल्स ऑफ IED यानी रिलेज के लेवल पे आपको क्या साइबर सिक्योरिटी मेजर्स चाहिए, RTOs FRTO यानी ऑटोमेशन के लेवल पे क्या चाहिए,
वो आपको जो है एडहर करना पड़ेगा। आप उसको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां पे वो सारी चीजें आप अडेप्ट कर रहे हैं जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की। ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे इन्होंने जो ऑलरेडी वर्ल्ड में यूज कर रही हैं, जहां पे इन्होंने स्टैट्यूटरी रेगुलेशन बना दिया कि साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की, जस्ट कीपिंग इन माइंड विद द टाइम, आज के समय में हमें स्विच गियर के ऊपर भी बहुत सोचना पड़ेगा। जो हम करंट स्विच गियर ले रहे हैं उसका फुटप्रिंट क्या है। हम फुटप्रिंट तो रिड्यूस करते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में। अभी क्या है, गैस से आप सॉलिड की तरफ आ रहे हैं, तो हम सॉलिड इंसुलेटेड अब स्विच गियर सिस्टम पे जाएंगे। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्विच गियर अगर डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं तो वो 11 kV के सिस्टम्स होते हैं। तो वहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि अब गैस से कैसे बाहर आए। आज के समय में दो टेक्नोलॉजी है जो SF6 फ्री नहीं है। पहला है सॉलिड और दूसरा है एयर। एयर जो टेक्नोलॉजी है उसके पूरी तरीके से कमर्शलाइज होने के लिए अभी आपको 2025 तक इंतजार करना पड़ेगा। वो कोई भी मैन्युफैक्चरर के पास पूरे रेंज हर कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है। हमारे पास भी SF6 फ्री स्विच गियर है एयर वाले, लेकिन वो पूरे रेंज के लिए नहीं है। पूरी रेंज के उससे पहले आपके पास क्या है, ये सॉलिड टेक्नोलॉजी पहले से थी लेकिन वो एक्सेप्टेड नहीं थी। अब सॉलिड टेक्नोलॉजी से फायदा ये होता है, आपका फुटप्रिंट कन्वेंशनल पैनल अगर एक 11 kV का पैनल 800 mm की विथ होती है तो इसकी जो विथ हो जाती है वो होती है 375 mm। और आप सोचिए आधे से भी कम इसका विथ हो गया और इसका डायमेंशन आधे से भी कम हो गया, और साथ ही साथ ये बहुत ही रोबस्ट होती है। इसकी जो रगेडनेस है ये रेटेड होता है 30 ईयर्स के लिए, कि 30 ईयर्स तक आराम से आप यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली आपको सबस्टेशन का फुटप्रिंट कम करने के लिए भी सोचना पड़ेगा कि हम सबस्टेशन का फुटप्रिंट कम करें। आप नॉर्मल सबस्टेशन जब आप बनाते हैं जिसमें सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप यूज करते हैं तो आप ये तो देख रहे हैं आपने ये कितने सस्ते में बनाया, बट वो सीमेंट बनने के लिए उसका कितना कार्बन फुटप्रिंट है। क्योंकि वो जो सीमेंट बन रही है उसने लाइमस्टोन क्रशिंग लिया, फिर उसमें कोल मिलाया, जिप्सम मिलाया, ये सब का अपना कार्बन फुटप्रिंट है। तो इसके लिए आपको सबस्टेशन का साइज छोटा करना पड़ेगा। और आज के समय में जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है वो है आपकी ई हाउस इलेक्ट्रिकल हाउस, जो कि मेटल एनक्लोज्ड सबस्टेशन है, जो किसी भी OEM की फैक्ट्री में या किसी भी मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री में पूरा का पूरा सबस्टेशन एक कंटेनर के अंदर बन के रेडी हो जाएगा और आपके साइड पे आके सीधे लग जाएगा। इससे आपका जो सबस्टेशन का साइज है, जो कन्वेंशनल सबस्टेशन के बनिस्बत, इसका साइज आपका 30 से 40% कम हो जाता है। उसी तरह जो आप पैकेज सबस्टेशन यूज करते हैं सड़क के किनारे या किसी भी फैसिलिटी में, हॉरिजॉन्टल सबस्टेशन के पैकेज सबस्टेशन के बजाय आप वर्टिकल पैकेज सबस्टेशन ले सकते हैं। तो आपका पैकेज सबस्टेशन का भी जो फुटप्रिंट है वो आपका 50% रिड्यूस हो जाता है। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे इलाके जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है, जहां पे अब आपका लोड का डिमांड तो बढ़ता जा रहा है लेकिन वहां पे जगह ही नहीं है कि आप सबस्टेशन बड़ा कर पाएं या नया सबस्टेशन वहां पे आप लगा पाएं। उस ऐसे इलाके में आप अंडरग्राउंड सबस्टेशन बना सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं हमारे ही पास नहीं, वर्ल्ड और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये जितनी भी बातें हैं ये अक्रॉस ऑल द मैन्युफैक्चरर्स जो भी अवेलेबल हैं, प्रोमिनेंट, सबके पास ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं। तो आप अंडरग्राउंड सबस्टेशन बना सकते हैं। आपको जैसे सपोज कर लीजिए आपका एक फुटपाथ है, फुटपाथ में आपने गड्ढा खोदा, सबस्टेशन जमीन के अंदर डाला, ढक दिया वापस, अब आप उसको यूज करते रहिए, अनमैन्ड रहेगा, अपना थ्रू आउट द लाइफ आप यूज करते रहिए। फिर लो वोल्टेज एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो कंज्यूमर, जहां पे जो मेरे घर में जो मीटर लगा है उसकी पूरी मैपिंग हमें चाहिए अपस्ट्रीम तक। मतलब अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी SLDC से पावर कैप्चर कर रही है, वो पूरी मैपिंग चाहिए, तभी हम लोड बैलेंस देख पाएंगे कि हमारा कैसा बैलेंस है, और हम लोड को फोरकास्ट प्रॉपर कर पाएंगे कि अगर कोई फेस्टिवल सीजन है तो लोड का पैटर्न कैसा है, अगर दिवाली है तो कौन से एरियाज है जहां पे पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा और कौन से एरियाज है जहां पे नॉर्मल पावर कंजम्पशन रहेगा, या अगर इंडिपेंडेंस डे है तो वो वहां पे पावर प्रोफाइल कैसा होगा। इस सब के लिए आपको एंड टू एंड पावर का मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। तो इसमें फिर एनालिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए। आप ऑलरेडी स्मार्ट मीटर्स यूज कर रहे हैं, वो डेटा आपका एक जगह जा रहा है, उस डेटा के ऊपर एक आप इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म लगाइए और मॉनिटर करिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के किस फीडर से कौन सा मीटर जुड़ा हुआ है, वो सारा मैप होकर उस पर एल्गोरिथम से आपको पूरा नेटवर्क का बैलेंस पता चल जाएगा। सिमिलरली बहुत सारे इनोवेटिव सेंसर्स आ गए हैं आज के समय में। वायरलेस थर्मल सेंसर है, आप उसको कहीं पे भी लगा के, किसी भी इक्विपमेंट पे लगा के, आप उस जगह का आप टेम्परेचर मेजर करके चीजों को फेल होने से बचाइए कि इससे पहले कि केबल जल जाए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, थर्मल विंडो रहता है, थर्मोग्राफी करते हैं, वो शेड्यूल्ड होता है, जब हमारा टाइम आता है तब हम करते हैं। बट आज के समय में ये सेंसर है, एक बार ही लगाइए, आपको 24 घंटे आपको रियल टाइम टेम्परेचर पता चलता रहेगा। तो इवन आपका इक्विपमेंट फेल होने से पहले ही आपको उसकी हेल्थ पता चल जाएगी। इसी तरह आपका
ब्रेकर है, ब्रेकर का वैक्यूम इंटरप्टर मॉनिटरिंग आप करके ब्रेकर की लाइफ देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर में आप सेंसर लगा के ट्रांसफार्मर का रियल टाइम वाइब्रेशन, टेम्परेचर, पार्शियल डिस्चार्ज आप रियल टाइम मेजर करते हैं। नॉर्मली क्या होता है ट्रांसफार्मर में जब प्रॉब्लम आती है तो आप डिसॉल्व गैस एनालिसिस वगैरह करते हैं, वो तो तब हो गया जब आपका ट्रांसफार्मर खराब हो गया। लेकिन अगर आपको ट्रांसफार्मर खराब ही नहीं होने देना तो ऐसा एक छोटा सा सेंसर लगाइए ट्रांसफार्मर में जो आपको 24 घंटे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आपका ट्रांसफार्मर खराब होने से बच गया। तो इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजीज ये हमने जो आपके साथ शेयर की है, आप सोचिए कि इस पे हम काम करें और आप लोग भी ऐसी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करिए और आगे चल के हम लोग इक्विपमेंट को फेल होने से बचाएंगे तो भी कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। अगर इक्विपमेंट मेरा फेल हो गया तो मुझे या तो नया इक्विपमेंट अगर लगाना पड़ेगा तो अगेन वो नया इक्विपमेंट बनाने का भी कार्बन फुटप्रिंट बनेगा। तो सस्टेनेबिलिटी खाली ग्रीन प्रोडक्ट यूज करने से नहीं है, जो आपका एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन है उसकी लाइफ भी बढ़ाएंगे तो भी सस्टेनेबिलिटी आपकी इंप्रूव होगी। तो एज ऑफ नाउ अभी दिस इज द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। होपफुली आपको इसमें बहुत सारी चीजें अगर इसमें टेक्निकली आगे आपको और डिस्कस करना है देन वी हैव आवर टीम, तो हम दैट डिस्कशन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर ऑन। थैंक यू। Thank you so much, sir. Our industry expert, Faisal Masood, Head Business Development, Schneider Electric India, for throwing light on energy resources and efforts done by Schneider Electric India.